गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड, कक्षा 9th, विषय संस्कृत व्याकरण, अध्याय फर्स्ट, वर्ण परिचय। देखो बच्चों, भाषा संबंधी जो ग्रामर होता है, जो व्याकरण होता है, वो हमेशा ही मजबूत होना चाहिए और परिष्कृत और शुद्ध होना चाहिए, जिससे कि आगे जाकर भाषा संबंधी हमारी नींव अगर मजबूत होती हैं तो हम अच्छी तरह से भाषा पर पकड़ रख सकते हैं। तो आज पहला अध्याय है वर्ण परिचय। वर्ण का नाम आते ही हम देखते हैं कि वर्ण या अक्षर या फिर शब्द में क्या अंतर होता है। वर्ण और अक्षर दोनों एक ही होते हैं और शब्द जो है वो वर्णों से मिलकर ही बनता है, क्योंकि वर्ण जो है, वर्ण की परिभाषा देखते हैं, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। और वर्णों से ही, क्या कहा मैंने यहाँ पे? वर्णों से ही शब्द बनते हैं, अर्थात मुख से उच्चारित सबसे छोटी ध्वनि, क्या कहा मैंने यहाँ? सबसे छोटी ध्वनि को जिसके और टुकड़े, यहाँ ध्यान रखना, और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात आगे विभाजन यानी कि अलग अलग आगे विभाजन किया जाना संभव नहीं हो, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है और अक्षर का अर्थ ही वर्ण होता है। जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग, घ इत्यादि। वर्ण के भेद। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें देखिए स्वर या अच वर्ण। अब देखिए, स्वर या अच वर्ण, संस्कृत भाषा में स्वर को अच भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर को क्या कहते हैं? अच वर्ण भी कहते हैं। और दूसरा वर्ण कौन सा होता है? व्यंजन या हल वर्ण। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं, हल वर्ण भी कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि वर्ण के दो भेद होते हैं, जो कि स्वर या अच वर्ण, और दूसरा है व्यंजन या हल वर्ण। स्वर, अच वर्ण। स्वर की परिभाषा देखिए, स्वर की परिभाषा में देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में, यहाँ क्या कहा गया? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य को दूसरा वर्ण भी कह सकते हैं, दूसरा अन्य या दूसरे वर्ण की सहायता, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर या अच कहते हैं। क्या कहा मैंने यहाँ? कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य या दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर या अच वर्ण भी कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु या वायु मुख में बिना किसी बाधा, रुकावट या संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती है, तो वह ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर। तो हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण
में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर या अच् भी कह सकते हैं। ये जो है पाणिनि के द्वारा जो रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी ग्रंथ में भी यही चीज बताई गई है। अब इसमें देखिए स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या संस्कृत भाषा में कितनी है? 13, जिसको अपन संस्कृत में त्रयोदश कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रयोदश। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए इसमें छोटे और बड़े ह्रस्व और दीर्घ वर्ण हैं, उनको बोला कैसे जाएगा? जैसे ये अ है तो यहाँ स्वर यानी कि बोलना थोड़ा धीरे बोला जाएगा, थोड़ा धीरे बोला जाएगा। और ज्यों ही दीर्घ वर्ण आएगा तो ध्वनि उच्च होगी, उच्च होगी। यानी कि बोला हमने अ, पता चलता है कि इसमें मात्रा छोटी है। और जो ही बोला आ तो उच्च ध्वनि होगी। ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। तो हमने देखा कि स्वरों की संख्या संस्कृत भाषा में कितनी होती है? 13। ठीक है। स्वर को हम अच कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, किसी भी स्वर का उच्चारण करने पर उसमें लगने वाले समय के आधार पर, क्या कहा? समय के आधार पर स्वरों को मुख्यतः 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। पहला है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है दीर्घ स्वर, नंबर 3 पे है प्लुत स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को अपन लघु और छोटा स्वर भी कह सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय, ध्यान देना कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय बहुत थोड़ा या कम, बहुत थोड़ा या कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इन्हें एक मात्रिक का अर्थ है जिसमें एक मात्रा लगती है, एक मात्रा लगना, इन्हें एक मात्रिक भी कहते हैं। अर्थात एक मात्रा लगती है उन्हें एक मात्रिक कहते हैं। और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हीं से ही स्वर आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से स्वर बने हैं। ठीक है। अब ह्रस्व स्वर 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पंच, संस्कृत में पंच भी कहते हैं। और वो 5 स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और री। ध्यान देना 5 स्वर ह्रस्व, अ, ई, उ, री और री। फिर आता है नंबर 2 पे, कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को अपन गुरु या बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा स्वर भी कह सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय ह्रस्व स्वर से दुगुना
यानी कि दो गुना, दुगुना यानी दो गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहते हैं। ध्यान देना है कि ह्रस्व स्वर में एक मात्रिक यानी कि एक मात्रा लगती है, और इसमें द्विमात्रिक यानी कि दो मात्रा। द्विमात्रिक अर्थ क्या हुआ? दो मात्रा लगती है, उन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर यानी कि जुड़कर, जॉइंट, ठीक है, जुड़कर दो स्वर मिलकर संयुक्त स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिसे अपने पहले क्या देखा था कि दीर्घ स्वर को गुरु भी कहते हैं और बड़ा स्वर भी कहते हैं। और ये होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। इनको संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्ट। जैसे आ, ई, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ जो उस स्वर में आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी कि जब किसी स्वर का उच्चारण, जब किसी स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वर से 3 गुना, यानी कि ह्रस्व में कम समय लगता था, दीर्घ में 2 गुना लगता था, और अब इसमें क्या कहा? ह्रस्व या दीर्घ से भी 3 गुना यानी कि तिगुना, 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है। तो फिर दूसरी बात कि किसी को दूर से बुलाने, यानी कि टेर जाएगी, लंबी जाएगी। जैसे ओम बोलते हैं अपन, ओम, तो इसमें क्या होगा? ओ, उ, म, ठीक है। किसी को दूर से बुलाने या मंत्रोच्चारण, सबसे बड़ी बात यही है कि अपन शादी ब्याह या हवन यज्ञ में जाते हैं तो उसमें ध्यान नहीं देते कि क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार बोल रहे हैं। बोल वो सही रहे, सब कुछ अच्छा ढंग से बोल रहे हैं, लेकिन वो स्वर होता है प्लुत स्वर, क्योंकि वहाँ एक लंबी मंत्रोच्चारण हो रहा है, लंबी सी टेर लगती है। मंत्रोच्चारण के समय इस प्लुत स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए इस 3 के चिन्ह का प्रयोग भी होता है। ठीक है। संस्कृत व्याकरण में 9 प्लुत स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना अपने को कि मुख्यतः बात पूछी जाए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। संस्कृत में पूछा जाएगा तो अपन क्या करेंगे उसमें कि संस्कृत में स्वर 13 माने जाते हैं। ठीक है। ये जो 9 प्लुत स्वर हैं वो काउंट नहीं होते हैं, वो क्योंकि वो सभी होते हैं। जैसे आ, जी देखो आ में 3 का चिन्ह लगा है, ठीक है। ई में भी 3 का, उ, री, ए, आई, ओ, आओ, री जो है वो थोड़ा ध्यान देना है कि री को कुछ व्याकरणाचार्य जो क्या करते हैं, दीर्घ रूप नहीं होने के कारण इस प्लुत रूप स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। तो अपन ने देखा इस प्रकार कि प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर में बहुत थोड़ा समय लगता है, और दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है। ह्रस्व को अपन
मूल स्वर भी कहते हैं और इसे एक मात्रिक भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं और प्लुत स्वर में किसी को दूर से बुलाने या मंत्रोच्चारण के समय इसका प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह 3 लिखते हैं, उसी प्रकार इसका होता है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने यही चीज़ देखी है कि वर्णों के भेद 2 प्रकार के होते हैं, स्वर या अच, व्यंजन या हल वर्ण। और फिर देखा गया कि स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब आप बच्चों ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना, सुनना और प्रश्नों के उत्तर ढंग से देना और प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त भाषा शुद्ध व परिष्कृत होनी चाहिए और मात्राएं भी ढंग से लिखना। और आपको ध्यान देना है कि आपकी जो फेयर कॉपी है उसमें भी आप टॉपिक का नाम लिख करके डेट लगाने के बाद सही शुद्ध भाषा में आपको लिखना है, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं। आगे आपको अभी से ही 10th की तैयारी भी करनी है। धन्यवाद। थैंक यू।